दोस्तों रिसेंटली सुजविता की न्यू एपिसोड आ चुकी है और इस एपिसोड में जो गेस्ट आए हैं वो शुगा के बेस्ट फ्रेंड है। तो शुगा इस पूरे एपिसोड में बहुत ही ज्यादा खुश थे। वैसे तो वो सारे ही एपिसोड में खुश ही रहते हैं, पर इस एपिसोड में वो थोड़े ज्यादा ही खुश थे। तो इस पूरे एपिसोड को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस एपिसोड के एंड में भी कुछ शुगा ने बताया है, तो इसे एंड तक जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और शुगा कहते हैं किसी खास दिन पर कोई इम्पोर्टेंट पर्सन का साथ होना उसे और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। तो आज सुजविता में हम किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जिसके बिना मैं अपने म्यूजिक करियर को इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो मुझे इन्हें इंट्रोड्यूस करने दीजिए। तो इनका नाम है जंग ई जियोन। और फिर शुगा इन्हें वेलकम करते हैं और बहुत ही पोलाइटली ग्रीट करते हुए कहते हैं हमने एक दूसरे को बहुत बार देखा है और कहते हैं आप खुद को यहाँ कंफर्टेबल रखो। तो दोस्तों ई जियोंग एक फेमस सॉन्ग राइटर है और शुगा के पार्टनर भी हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं मैं हमेशा ही आपको स्टूडियो में देखता हूँ, तो आपको यहाँ ऐसे देखना एक अलग ही फील दे रहा है। तो आपको कितना वक्त हो चुका है इस तरह कैमरे के सामने आए हुए? तो ई जियोंग कहते हैं मुझे लगता है लगभग 7 या 8 साल हो चुके हैं। तो शुगा कहते हैं आप इतने नर्वस क्यों हो? आपने प्री इंटरव्यू के दौरान भी ये मेंशन करा था कि आप रिकॉर्डिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो। तो ई जियोंग कहते हैं बिकॉज मैंने आपको हमेशा ही देखा है। और इतना कहते हुए वो दोनों हंसने लगते हैं। ई जियोंग कहते हैं मैंने हमेशा ही आपको देखा है, पर हम कभी भी पूरे मेकअप के साथ नहीं मिले हैं। एक आइडल मेरे सामने बैठा है। तो शुगा कहते हैं कम ऑन, आप भी एक आइडल ही हो, तो दिखाओ आज आप क्या लेकर आए हो। चलिए एक ड्रिंक के साथ शुरू करते हैं। और फिर ई जियोंग उस ड्रिंक को निकालते हैं जो उन्होंने खुद ही प्रिपेयर करा था। ये एक विस्की थी। और शुगा कहते हैं जैसा कि आप आज आने वाले थे तो मैंने आपके लिए कुछ बहुत ही टेस्टी प्रिपेयर करा है। और फिर दोनों ही खाना शुरू करते हैं और इस मील को एंजॉय करते हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं मैंने आपके साथ बहुत सारी सॉन्ग्स पे काम करा है। डी डे कॉन्सर्ट्स जो अभी हुआ था तो हम डी डे टूर पे साथ में गए थे और हमारी टूर के आखिरी दिन लास्ट सॉन्ग के परफॉर्मेंस से पहले मैंने कुछ सुना था। तो मैंने कहा ये क्या था? वो आपकी वॉइस थी, राइट? और फिर उस क्लिप को दिखाया जाता है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं चलिए डी डे टूर के बारे में बात करते हैं। तो बैक स्टेज पे सब इतना ज्यादा क्यों रो रहे थे जब मैं परफॉर्म कर रहा था? स्टेज पे जो परफॉर्म कर रहे थे वो रो रहे थे, बैक स्टेज पे स्टाफ्स रो रहे थे। तो ई जियोंग कहते हैं मुझे इसके बारे में बहुत कुछ कहना है। कॉन्सर्ट के लास्ट दिन आप सिंगिंग करने के दौरान रोने लगे थे। तो शुगा कहते हैं हाँ मैं अभी भी उस मोमेंट से बाहर नहीं आ पाया हूँ। तो पहले तो मुझे लगा कि कुछ तो गलत है क्योंकि मैं पूरे टाइम आपकी वॉइस को सुनता हूँ, पर फिर अचानक से आपने सिंगिंग करना बंद कर दिया। तो मैंने कहा कुछ तो गलत है और आपको देखा तो आप तो ऐसे रो रहे थे। तो शुगा कहते हैं कम ऑन, मैं ऐसे नहीं रो रहा था। तो ई जियोंग कहते हैं जब मैंने आपको रोते हुए देखा तो मुझे रोने में बस 1 सेकंड लगा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगी जब हम उस सॉन्ग पे काम कर रहे थे डियर माई फ्रेंड। तो शुगा कहते हैं हाँ इससे 5 या 6 साल हो चुके हैं। तो उस दौरान हम दोनों ही टफ टाइम से गुजर रहे थे। तो ई जियोंग कहते हैं हाँ बीटीएस उस दौरान बहुत अच्छा कर रही थी, पर मिनी उंगी जो था वो अपने हार्ड टाइम से गुजर रहा था और उस दौरान मैं भी अपने हार्ड टाइम से गुजर रहा था। मैंने सिंगर के तौर पे अपने करियर को छोड़ दिया था और उन चीजों पे काम कर रहा था जिसका कोई मतलब ही नहीं था। तो वो मेरे लाइफ का एक बहुत ही डार्क समय चल रहा था और जो सॉन्ग पे हमने उस दौरान काम करा था वो एक बार स्टेज पे परफॉर्म हुआ था। तो अगर आप नहीं रोते तो मुझे नहीं लगता कि मैं रोता, पर आप रोए और ये पहली बार था जब मैंने आपको रोता हुआ देखा था। इसके साथ ही शुगा कहते हैं लोग जानना चाहते हैं हमारी फ्रेंडशिप की स्टोरी। तो हमारी फ्रेंडशिप कैसे हुई थी? शुगा कहते हैं आपने स्टार ऑडिशन के थ्रू डेब्यू करा था 2012 में और आप फ्राइडे सॉन्ग में थे जो कि एक हिट थी। आपकी ड्रीम थी कि आप एक सिंगर बनो और ऐसे ही आपने शुरुआत करी। तो ई जियोंग कहते हैं मैंने सिंगिंग करना शुरू करा जब मैं 4th ग्रेड में था। तो शुगा कहते हैं आपने तो मुझसे भी पहले से सिंगिंग करनी शुरू कर दी थी। मैंने सिंगिंग की शुरुआत करी थी जब मैं 5th या 6th ग्रेड में था। तो ई जियोंग कहते हैं आपको तो पता ही है पेरेंट्स कैसे सोशल गैदरिंग करते हैं। हम सब करियोके में जाते थे और मैं सिंगिंग किया करता था और सारे लोग देखते थे क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता था। इसके साथ ही ई जियोंग बताते हैं कि उन्होंने अप्रैल 2013 में डेब्यू करा था
तो शुगा कहते हैं हमने भी 2013 में ही डेब्यू करा था। तो इजोंग कहते हैं मेरे डेब्यू करने के बाद मैंने आपके डेब्यू शो को देखा था। तो शुगा कहते हैं हाँ मुझे याद है, मैंने आपको म्यूजिक बैंक में देखा था। हम ड्राई रिहर्सल के दौरान मिले थे। लोग इसके बारे में नहीं जानते पर म्यूजिक बैंक एक ड्राई रिहर्सल करवाती है जहाँ आर्टिस्ट इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के परफॉर्मेंस को देखते हैं। हमने एक दूसरे को हाई भी कहा था। तो शुगा कहते हैं हमने एक दूसरे को ग्रीट करा था अपने एल्बम की सीडी को देते हुए। ये 10 साल पहले की बात है। और फिर शुगा कहते हैं हमें इसके बारे में भी बात करना होगा। इसके बाद क्या हुआ था, आप एक जगह पर आकर रुक गए थे। तो इजोंग थोड़ा सोचते हुए कहते हैं मैं श्योर नहीं हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, पर यह पहली बार है जब मैं इसके बारे में पब्लिक में बात कर रहा हूँ। पर कुछ जगहों पे जब मुझे स्टेज पे सिंगिंग करना होता था पर मैं बहुत अच्छा नहीं गा पा रहा था। तो शुगा कहते हैं मैं उस फीलिंग को समझ सकता हूँ, आपका गला आपका साथ नहीं दे रहा था। तो इजोंग कहते हैं मैं उन सॉन्ग्स को गाता था जो मैं हमेशा से गाता था, पर मैं अपने आवाज पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मुझे ये बात स्ट्रेंज लगती थी। पर जैसे जैसे टाइम बीतने लगा ये और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल होने लगा और एक पॉइंट ऐसा आया जब ये मुझे इफेक्ट करने लगा, इवन जब मैं बात करता था तब भी। और पहली बार मुझे ये रियलाइज तब हुआ जब मैं अपने एजेंसी में था और सीईओ बात कर रहे थे थोड़ी दूर पे। मैं उन्हें हेलो बोलना चाहता था पर वो वर्ड मेरे मुंह से बाहर ही नहीं आ पाई और तब मैं पूरा शॉक्ड हो गया था। तो शुगा कहते हैं ऐसा होने का क्या कोई पर्टिकुलर रीजन है, जैसे कि कोई स्टेज इंसिडेंट या फिर कोई ट्रॉमा? तो इजोंग कहते हैं मैं कोई भी हॉस्पिटल में नहीं गया था, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं था, पर मेरी वॉइस की कोई इशू नहीं थी यहाँ पर। तो शुगा कहते हैं आपने उस हालात में कैसे काम किया? तो इजोंग कहते हैं डेट्स वाई मैं खुद को एक सिंगर के तौर पे नहीं देख पा रहा था। मैं बहुत बुरा था क्योंकि मैं हमेशा ही डरा हुआ होता था जब भी मैं सिंगिंग करता था लाइव। तो मैं जब भी उन लाइव्स को देखता हूँ ये मेरी मेमोरीज को वापस ला देती है, तो मैं इसे नहीं देखता। इसके साथ ही शुगा इजोंग से पूछते हैं कब आपको ऐसा लगा कि अब आप एक सिंगर नहीं रहे, क्या वो 2015 या 16 का साल था? तो इजोंग कहते हैं हाँ। तो शुगा कहते हैं मैं उसी दौरान आपसे मिला था, क्या आपको याद है मेरी हेयर कलर उस दौरान क्या थी जब मैं आपसे पहली बार मिला था? तो इजोंग कहते हैं नहीं। तो शुगा कहते हैं मुझे लगता है ये वो वक्त था जब हम रन सॉन्ग को प्रमोट कर रहे थे। हम चोंगडिंग में मिले थे, हमने टोफू और किमची ऑर्डर करा था। तो इजोंग कहते हैं आपकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, मैं तो ये सब पूरी तरह भूल चुका था। तो शुगा कहते हैं और आपने मुझे बताया था कि आपकी टीम के साथ क्या हो रहा है और मुझे याद है आपने मेरे लिए एक सॉन्ग भी प्ले करा था। इसके साथ ही शुगा अपने पहले एक्सपीरियंस को बताते हैं कि इजोंग उनके कार में थे जब वो पहली बार मिले थे और शुगा ड्राइविंग कर रहे थे और वो इजोंग से कहते हैं मैं ड्राइविंग कर रहा था और मैंने आपसे कहा था अगर आप एक सिंगर बने रहना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपनी वॉइस को फिक्स करो, आप जो करना चाहते हो पहले उसकी देखभाल करो। मैं हॉस्पिटल के बिल्स को पे कर दूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि बिल्स कितने होंगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप बाद में धीरे धीरे मुझे पे कर देना अगर आप कर पाओ तो। अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हो तो वो एजेंसी सही चॉइस है, पर पहले अपनी वॉइस को ठीक करो। यही मैंने उस दिन आपको कहा था। मुझे लगता है वो 2016 की एंडिंग थी, क्या आपको याद है? तो इजोंग कहते हैं हाँ मुझे याद है। मुझे याद है उस दिन आपके कार में मुझे कैसा फील हो रहा था। मैंने ये बात पहले कभी नहीं कही है। हम अब फ्रेंड्स हैं, पर उस वक्त आप मेरे लिए बस एक बिजनेस फ्रेंड थे और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने आपसे मदद मांगी थी और ऐसे ही हम मिले थे और इस प्रॉब्लम के बारे में कोई भी नहीं जानता था, इवन मेरी फैमिली भी नहीं। इस फैक्ट को लेकर मुझसे बात नहीं कर पाती थी कि मैं अब और सिंगिंग नहीं कर पाऊंगा, पर आपने इस बात को रखा ड्राइविंग करते हुए। आपने कहा था आपको बहुत पसंद है जब मैं सिंगिंग करता हूँ और मेरी यही ख्वाहिश है कि आपकी वॉइस जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। मैं सारे खर्च को पे करूंगा, तो इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करना और पहले अपने ट्रीटमेंट करवाओ, यही आपने कहा था। इजोंग कहते हैं आपकी इन बातों को सुनकर मेरी आंख भर आई थी जब मैं कार विंडो से बाहर देख रहा था तब। आपको ये पता भी नहीं होगा राइट? तो शुगा हंसते हुए कहते हैं मैं बस ड्राइविंग कर रहा था। इजोंग कहते हैं आपकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ था, आप पहले पर्सन थे जिसने इस बारे में बात करा था और मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो शुगा कहते हैं मैंने भी कुछ ऐसा ही फील करा था जब मैंने म्यूजिक की शुरुआत करी थी यंग एज में। तो एकमात्र समय है जब म्यूजिशियन म्यूजिक को क्विट करते हैं जब कोई भी उनकी म्यूजिक को नहीं सुनता है।
पर आपके केस में ऐसा नहीं था। आप सिंगर बने क्योंकि आप सच में सिंगिंग करना चाहते थे, और अगर आप सिंगिंग करने में असमर्थ हो तो आपको मदद करना और उन सारी चीज़ों को आपको वापस करना ही सबसे अच्छी चीज़ थी। इसके साथ ही शुगा कहते हैं 2018 और 19 के दौरान हमने D-Day 2 पर काम करना शुरू करा था मेरे टूर के कैंसिल होने पर। 야, 이거 내 앨범 작업을 아니 너무 맛있어서 तो D-Day टूर पे हमने काम करना शुरू करा तब डियर माई फ्रेंड ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी। तो ईचोंग कहते हैं और डेजुवित्ता, तो शुगा कहते हैं हाँ हमें इस पर भी बात करना होगा क्योंकि ये एक बड़ी हिट थी हमारे सारे सॉन्ग्स में से। शुगा कहते हैं मैंने कहा था ये बहुत ज्यादा ग्रेट होगा अगर हम इस तरह की कॉन्सेप्ट वाली सॉन्ग को लिखे। तो ईचोंग कहते हैं आपने कहा था कि यही है जो अब मैं यूज करना चाहता हूँ, और आपने मुझे डेजवित्ता की ओरिजिनल साउंड सेंड करी थी, और जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मेरी एक्सपीरियंस ऐसी थी कि ये क्या करने वाला है। ऑनेस्टली शुरुआत में मैं पैनिक कर रहा था क्योंकि मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था कि इसके साथ क्या करूं। मैंने अलग अलग चीजों को ट्राई करा और आपके लिए प्ले करा, मैं इसके बारे में श्योर नहीं था। फिर एक और हिट सॉन्ग आई थी दैट डैट। आप अभी बहुत ज्यादा बिजी चल रहे थे, शुनमी, TXT, NCT, आपके पास काफी सारे वर्क हैं। तो इतने सारे वर्क के साथ काम करना कैसा है आपके लिए? तो ईजोंग कहते हैं अगर मैं अब इसके बारे में सोचना हो तो ऑफ कोर्स मैं वो पर्सन था जिसने डेजवित्ता लिखा था, पर कभी कभी मुझे लगता है मेरे साथ ये सब कैसे हुआ। 2016 में मैं अचानक से सिंगिंग करने के काबिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं एक सॉन्ग राइटर बन सकता हूँ। तो ऐसे ही मेरी सॉन्ग राइट करने की शुरुआत हुई। मैं हमेशा ही आपसे ये कहता हूँ कि आपने व्यवहारिक रूप से मुझे बनाया है। तो शुगा कहते हैं नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं बोलता, ये यूजुअली मुझे डैड कहकर बुलाता है। तो ईचोंग कहते हैं हाँ मैंने अपने डैड को भी बताया है कि आप वो हो जिसने ईचोंग को फिर से उठाया, तो आप मेरे दूसरे डैड हो। इसके साथ ही ईचोंग बताते हैं कि वो शुगा पे कितना ज्यादा बिलीव करते हैं। शुगा उन्हें कुछ भी बोलते हैं तो वो मान लेते हैं। ईचोंग कहते हैं शुरुआत में मुझे बहुत स्ट्रेस फील होता था हमारी डिफरेंट ओपिनियंस को लेकर, तो डिफरेंस के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, पर अब मुझे ऐसा फील नहीं होता क्योंकि अल्टीमेटली आप सही ही होते हो। इस वजह से मैं अब आपके साथ आर्ग्यू नहीं करता। अगर आप कहोगे कि हे ईचोंग तुम गलत हो, 1 + 1 5 होता है, तो मेरा रिएक्शन ऐसा होगा, तो मैं अभी तक गलत पढ़ता था। तो शुगा हंसने लगते हैं। तो शुगा कहते हैं मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पॉजिटिव नहीं सोचते। इवन D-Day टूर के दौरान भी जैसे ही मैं न्यूयॉर्क पहुंचा और मैंने रिहर्सल करा और उसे पहले शो में डाला, और उन रिहर्सल के बाद आपने कहा कि युंगी ये बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और आप हमेशा ही ऐसा ही कहते हो, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आप सच में चाहते हो कि आप परफॉर्म करो। तो मुझे ये आइडिया आया कि आपको भी स्टेज पे लाया जाए। जैसे कि टूर थोड़ा लंबा था तभी मुझे फील हुआ कि आप भी स्टेज पे जाना चाहते हो, तभी मैंने आपसे पूछा था कि फाइनल कॉन्सर्ट के दौरान आप भी मेरे साथ स्टेज पे रहोगे, और फिर उस क्लिप को दिखाया जाता है। तो ईचोंग कहते हैं ये बहुत फन भरा था। मैंने बहुत बार BTS को कॉन्सर्ट्स में देखा है, पर आपका सोलो कॉन्सर्ट पहली बार था। मैंने हर चीज को देखा था आपके पीछे खड़े होकर, और इसे देखकर मुझे सच में फिर से स्टेज पे जाने का मन होता था। पर अब मुझे एक अलग रोल मिल चुका है और वहाँ मैं आपके स्टाफ्स के साथ था। और उस शो के बाद मैं अपने होटल गया और मैंने इस बारे में सोचा कि कैसा होता अगर मैं अभी भी एक सिंगर होता। तो अकेले में मेरी दिमाग में यही सारी बातें चलती है। तो जब आपने मुझसे पूछा कि क्या आप कोरियन कॉन्सर्ट में DJ बन सकते हो, तो उस दौरान मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार फील कर रहा था। तो शुगा कहते हैं तो आप फिर से ऐसा कर सकते हो। तो ईजोंग कहते हैं फाइनल कॉन्सर्ट के बाद मैंने खुद में एक न्यू पर्सन की खोज की, DJ जिन की। ये वो चीज था जो मैं करना चाहता था। युंगी सही है, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा DJ बनकर। इसके साथ ही ईजोंग कहते हैं मैं बहुत सारी चीजों की वजह से आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ।
क्योंकि मैं बिल्कुल ही अकेला था अपनी ज़िंदगी में, आपकी वजह से मैं फिर से उठ पाया और चमक पाया। तो शुगा कहते हैं मैं भी बुरे दिन से गुजर चुका हूँ, मुझे लगता है इसी वजह से हम अकेले थे। मैंने देखा है अब आप बहुत ज़्यादा चेंज हुए हो और आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ गई है, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बस ऐसे ही चलते रहिए। तो ईजोंग कहते हैं मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा युंगी। तो शुगा हंसने लगते हैं और फिर उन दोनों के एक साथ काम करने की क्लिप्स को दिखाया जाता है। और इसके बाद शुगा कहते हैं जंग ई जियोन का ड्रीम क्या है एज अ पर्सन, आप क्या करना चाहते हो। तो ईजोंग कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही आपके साथ काम करता रहूँ, इवन जब हम ओल्ड हो जाएं तब भी, और कूल चीज़ें बनाते रहें। मैं होप करता हूँ कि हम कूल म्यूज़िक ऐसे ही बनाते रहें, और मैं एक और सेंसेशनल सॉन्ग बनाना चाहता हूँ देजविता के जैसे। तो यहाँ शुगा की फेस देखने वाली थी और फिर शुगा ईजोंग से अपने लाए हुए बॉटल पे ऑटोग्राफ देने को कहते हैं और कहते हैं आखिरी बार आपने अपना ऑटोग्राफ कब दिया था। तो ईजोंग कहते हैं इसे काफी वक्त हो चुका है, और फिर ईजोंग अपना ऑटोग्राफ देते हैं और शुगा उन्हें थैंक यू बोलते हैं सुजविता में आने के लिए, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब आती है उस चीज को सुनने की बारी जिसे हम में से मोस्ट ऑफ द लोग नहीं सुनना चाहते, पर ये एपिसोड यहीं खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद शुगा कहते हैं इस एपिसोड के शुरुआत में ही मैंने ये मेंशन करा था कि आज एक स्पेशल डे है, तो आज की एपिसोड स्विजविता के सीजन 1 की लास्ट एपिसोड थी, और ये मेरी शेड्यूल की भी लास्ट शूट है जो मैंने आज करी है, क्योंकि इसके बाद उन्हें मिलिट्री में जाना था। दिसंबर 2022 में मैंने विस्की जो नामजुन लेकर आए थे उसके साथ शुरुआत करी थी। मैं बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोगों से मिला और शुगा पूछते हैं तो इसकी सीजन 2 आएगी राइट, मैं होप करता हूँ। और फिर फर्स्ट शूट की क्लिप को दिखाया जाता है। 네, 갈게요. 자, 하나, 둘, 큐. 네, 슈치타. 네, 슈치타에 오신 여러분들 환영합니다. 저는 주인장 슈가입니다. 이 프로그램을 왜 하게 된 겁니까, 형님? 이거는 솔직히 앨범이 나왔을 때 홍보 개념 RM, 지민, 대호, 지민, B, 견정구। और फिर एक एक कर सारे गेस्ट को दिखाया जाता है। शुगा ने इस सीजन में टोटल 27 गेस्ट को इनवाइट करा और उनसे उनके लाइफ से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें करी और खुद के बारे में भी उन्हें काफ़ी कुछ बताया। सच में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि स्विजविता इतनी ज़्यादा ऑसम बनेगी, और शुगा तो एक ऑसम होस्ट बन ही चुके हैं। शुगा अपने इस 15 मंथ के अमेजिंग जर्नी को देखते हैं। मैंने एक पूरा स्पीच रेडी नहीं करा है, पर अगर आप थोड़ा वेट करोगे तो आप देख सकोगे हम सातों को स्टेज पे दौड़ते हुए। मैं उस दिन को बहुत ज़्यादा इमेजिन करता हूँ। अगर आप एक दिन अपनी आंखों को खोलोगे तो शायद आप भी वहीं होगे, क्योंकि हमारी टीम BTS हमेशा ही उस तरह की टीम रही है। एनीवे, थैंक यू सो मच, और सभी ने बहुत अच्छा काम करा और सभी शुगा के लिए क्लैपिंग करते हैं, और ये अमेजिंग सीजन यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस पूरे एपिसोड में जितनी भी बातें हुई और इंटरेस्टिंग मोमेंट हुए वो सभी मैंने आपको हिंदी में बता दी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।